एक गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। मगर यही किसान वर्ग आज सबसे ज्यादा पीड़ित और उपेक्षित है। यह कहानी है एक ऐसे ही गरीब किसान की जिसका नाम राम स्वरूप है। यह कहानी सिर्फ राम स्वरूप की नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों किसानों की है जो दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं लेकिन खुद भूखे सोने को मजबूर हैं। प्रारंभिक जीवन। राम स्वरूप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में रहते हैं। उनके पास मात्र 2 बीघा जमीन थी जो पुश्तैनी विरासत में मिली थी। उसी जमीन से वह अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनकी पत्नी का नाम गीता था। राम स्वरूप पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन मेहनती थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था लेकिन वे कभी हार मानना नहीं चाहते थे। संघर्ष की शुरुआत। हर साल बारिश का समय आते ही राम स्वरूप की चिंता बढ़ जाती थी। बारिश समय पर हो या न हो, लेकिन बीज, खाद और कीटनाशक का खर्च समय से करना पड़ता था। राम स्वरूप के पास पैसे नहीं होते थे। वे साहूकार से कर्ज लेते। साहूकार ऊंचा ब्याज लेता, लेकिन मजबूरी में राम स्वरूप को वो कर्ज लेना ही पड़ता। एक साल बहुत खराब बारिश हुई। फसल आधी से ज्यादा बर्बाद हो गई। जो कुछ बचा था वह भी मंडी में सही दामों पर नहीं बिका। राम स्वरूप ने साहूकार से जो कर्ज लिया था उसे चुकाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। फिर भी कर्ज नहीं चुका पाया। बेटी की शादी और बड़ा कर्ज। समय बीतता गया और उनकी बेटी की उम्र शादी लायक हो गई। समाज के दबाव में और अपनी बेटी की भलाई सोचते हुए राम स्वरूप ने बेटी की शादी तय की। लेकिन शादी एक बड़ा खर्च होती है। फिर भी उन्होंने साहूकार से कर्ज लिया। इस बार ब्याज दर पहले से भी ज्यादा थी। उन्होंने यह सोचकर कर्ज लिया कि शायद इस साल फसल अच्छी होगी और सब ठीक हो जाएगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बार ओलावृष्टि से सारी फसल तबाह हो गई। खेत सूने हो गए और घर में मातम छा गया। शादी तो जैसे तैसे हो गई लेकिन राम स्वरूप पूरी तरह कर्ज में डूब गया। असहायता और सरकारी उदासीनता। राम स्वरूप ने कई बार सरकारी सहायता के लिए आवेदन दिया लेकिन कागजों की भूल भुलैया में उनकी फाइलें गुम हो जाती थी। पंचायत से लेकर तहसील तक उन्होंने दौड़ लगाई लेकिन हर जगह उन्हें केवल आश्वासन मिला। एक बार एक अधिकारी ने उनसे घूस मांगी। साहब कुछ कर देंगे लेकिन कुछ देना पड़ेगा। राम स्वरूप जो खुद को वक्त की रोटी के लिए मोहताज था, कहाँ से देता। खेती अब घाटे का सौदा बन चुकी थी। उन्होंने मजबूरी में मजदूरी भी की लेकिन जो आमदनी होती थी वह पेट भरने के लिए भी काफी नहीं थी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और पत्नी गीता बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर के पास ले जाने तक के पैसे नहीं थे। एक नया संकट, बीमारी और भूख। एक दिन गीता को तेज बुखार आया। राम स्वरूप ने पास की सरकारी डिस्पेंसरी में ले जाने चाहा लेकिन वहां डॉक्टर नहीं था। अगले दिन प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए जिसने जांच में टीबी बताया। इलाज लंबा था और महंगा भी। राम स्वरूप ने फिर भी कर्ज लिया, इस बार गांव के दूसरे साहूकार से। लेकिन गीता की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती गई। 6 महीने बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। अब राम स्वरूप पूरी तरह अकेला हो गया। बेटा मजदूरी करने शहर चला गया। बेटी ससुराल में थी लेकिन उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। राम स्वरूप हर दिन अपने खेतों को देखता और उदास होता। ये वही खेत हैं
जहाँ कभी मैंने सपने बोए थे, आज ये बंजर हो गए हैं। आत्महत्या की कगार पर। रामस्वरूप अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके ऊपर लाखों का कर्ज था। जमीन साहूकार के पास गिरवी थी। शरीर बूढ़ा हो चुका था और आंखों में नमी हमेशा रहती थी। एक रात उसने आत्महत्या करने का विचार किया। गांव के पास बहती नदी में जाकर कूद जाने की सोची, लेकिन जब वहां पहुंचा तो उसे एक नन्हा बच्चा दिखा, जिसकी आंखों में डर था लेकिन उम्मीद भी। वो बच्चा वही था जो अक्सर रामस्वरूप के पास खेत में खेलने आता था। उसने रामस्वरूप से कहा, चाचा, आप तो सबसे अच्छे हो, आप नहीं रहोगे तो मुझे कौन कहानी सुनाएगा। ये सुनकर रामस्वरूप की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभाला और फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। नई उम्मीद, साहूकार, खेती और किसान संगठन। रामस्वरूप ने गांव के कुछ और किसानों को इकट्ठा किया। सबकी स्थिति लगभग एक जैसी थी, कर्ज में डूबे हुए, फसल की उचित कीमत न मिलने से परेशान और सरकारी व्यवस्था से निराश। रामस्वरूप ने सुझाव दिया कि क्यों न सब मिलकर सामूहिक खेती करें। सही सहमत हो गए। अब सबने मिलकर आधुनिक तरीकों से खेती की। जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन और मंडी की बजाय सीधे उपभोक्ताओं तक फसल बेचने का तरीका अपनाया। उन्हें धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। उन्होंने एक छोटा किसान संगठन भी बनाया, जिससे वे सीधा जिला प्रशासन के पास बात कर सकते थे। सरकार की योजनाओं की जानकारी अब उन्हें मिलने लगी और वे उसका लाभ लेने लगे। धीरे धीरे रामस्वरूप ने अपना कर्ज चुकाया और फिर से अपनी जमीन वापस ली। अंतिम संदेश। रामस्वरूप 65 वर्ष के थे, लेकिन अभी भी हर सुबह खेत जाते हैं। उनका बेटा अब गांव वापस आ गया है और उनके साथ खेती करता है। उन्होंने अपने जीवन से सीखा कि चाहे हालत कितने भी खराब हों, इंसान अगर ठान ले तो सब कुछ बदल सकता है। उनकी कहानी अब स्कूलों में प्रेरणादायक कहानी के रूप में पढ़ाई जाती है। उन्होंने दिखा दिया कि किसान सिर्फ खेती में काम करने वाला मजदूर नहीं, वह इस देश की आत्मा है। वह जिंदा रहेगा तो देश भी जिंदा रहेगा।